हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने 1988 में जो है बिजली के 100% लक्ष्य को हासिल किया, यानी कि बिजली से हर घर रोशन हुआ। लेकिन हम आज के समय की बात करें तो बिजली में किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है और उसको किस तरह से सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं सोनिका ढडवाल, विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बिजली आपूर्ति व आमजन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अनुराग प्राशर जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। अनुराग प्राशर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अनुराग प्राशर जी, जैसे कि हमने बात की कि 1988 में जो है हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य था जिसने जो है 100% जो है बिजली के जो लक्ष्य को प्राप्त किया जी। अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय में जो बिजली की जो आपूर्ति है उसको किस तरह से पूरा किया जाता है? जी सोनिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये श्रेय हिमाचल प्रदेश को जाता है कि वर्ष 1988 में वो सभी देश के पहाड़ी राज्यों में सर्वप्रथम राज्य बना अपने पूरे गांव का विद्युतीकरण का। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सच कहा कि उस समय का परिप्रेक्ष्य कुछ और था और अब का परिप्रेक्ष्य कुछ और है। समय चला, समय आगे बढ़ता गया और समय में जो मांग थी वो अधिक से अधिक डिपेंडेंसी जो थी, निर्भरता जो थी, वो बिजली पे आने लगी। तो ये स्वाभाविक था कि जो बिजली का रोल भी डिफरेंट होता और इसके साथ ही एचपीएससीबी लिमिटेड का रोल भी डिफरेंट होता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुसार पहले एचपीएससीबी 1 सितंबर 1971 को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का गठन हुआ था। उसमें उस समय लिमिटेड नहीं था, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही था। और बदलाव आया, पूरे देश में बिजली सुधारों के साथ साथ प्रदेश में भी सुधार के लिए प्रयत्न शुरू हुए और उसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2010 में जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के रूप में सामने आया। और फ़र्क क्या हुआ कि पहले 1971 से लेके 2010 तक हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास बिजली का वितरण, बिजली का उत्पादन और बिजली का संचार यानी ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे कार्य थे। लेकिन 2010 के बाद इसका सिर्फ एक कारण बन गया या इसको कहीं समय की मांग थी कि ये प्योरली डिस्कॉम के रूप में शामिल है। और आपने सच कहा कि बहुत अच्छा बिजली बोर्ड का एक इतिहास रहा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, बिजली वितरण का मामला है, उसमें स्वाभाविक है बहुत अधिक चेंज आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में वितरण को सुनिश्चित और ये 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाए रखने में हम कामयाब हैं। जी। अनुराग जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप जो है कामयाब हैं बिजली की आपूर्ति देने के लिए, जिस तरह से अगर हम बात करें आज के समय की, अगर टीवी है, मोबाइल है, किसी भी चीज़ से बात करें तो आज जो है हम बिजली के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर जो चीज़ है वो बिजली से ही चल रही है। तो इसके लिए जो बिजली बोर्ड है जो वो स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए क्या कार्य कर रहा है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग एचपीएससीबी से एचपीएससीबी लिमिटेड में चेंज हुए। हमने सिर्फ अपना अब वितरण का जो क्षेत्र है उसको ही आगे किया, यानी हम बिजली के वितरण के क्षेत्र में एकाधिकार भी रखते हैं और उस जिम्मेवारी को भी संभालने में सफल हुए हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। इसमें बिजली दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी एचपीएससीबी, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस भी था, हमारे लोग भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे, सिर्फ हमने क्या किया कि समय की मांग ने तकनीक को बढ़ावा दिया। तो हमने एक निर्णय लिया कि एचपीएससीबी का पुराना जो एक्सपीरियंस था वो और आधुनिक तकनीक दोनों का मिश्रण करके हम जो प्रदेश के लोगों को सुनिश्चित, मैंने बार बार कहा, साल में 365 दिन, दिन में 24 घंटे सुनिश्चित विद्युत, और ना केवल विद्युत आपूर्ति बल्कि गुणवत्तापूर्वक पूर्ण जो विद्युत है वो पहुंचाने में सफल रहे। ये तो बात की आपने कि किस तरह से उनको गुणवत्तापूर्ण जो है आप वो बिजली पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश है, आप हमें पता है कि पहाड़ी क्षेत्र है और जो है चुनौतियां जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो इन चुनौतियों का सामना आप नई तकनीक से किस तरह करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि ये संभव बहुत मुश्किल था कि हम लोग नई चुनौतियों को लेके, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिमाचल एक कठिन भौगोलिक
परिस्थितियों वाला जी। प्रदेश है और दूर दूर तक ये पोल, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है जो अभी तक बेतार संभव नहीं है। जी, बिल्कुल। आपको तार के माध्यम से ही वो घर घर तक पहुंचानी है। पड़ेगी। तो जब तार की बात आती है तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत पहाड़ बहुत दूर दूर हैं। लेकिन हमारे लोगों ने, आपने जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में कहा कि 1988 तक बहुत मेहनत कर प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण किया। अब हमने आधुनिकता की तरफ बढ़ना था और आधुनिकता के लिए क्या है, जो भी हमारे निचले इलाकों में जैसे शहरों में थे, और आप सबसे बड़ी बात आधुनिकता में आ जाती है कि आपको जो कार्य करना है वो ऑनलाइन करना है। बिल्कुल। तो इस ऑनलाइन के क्षेत्र में हम लोग सक्सेस रहे। हम लोगों ने पेमेंट, बिजली बिल का बनाना, बिजली बिल को देखना, बिजली को ट्रांसमिशन के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना, इसमें सबसे पहले ऑनलाइन माध्यम लाया। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिजली बिल किसी को भी जो है वो किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन के किसी माध्यम से आदमी जमा करवा सकता पहले है। देख भी सकता है, hpscb.in हमारी वेबसाइट है, उसके माध्यम से देख सकता है, उसको बना सकता है और उसमें कैलकुलेटर भी है। आप अपना भी चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरी कंजम्पशन है। कई बार बिल में गड़बड़ी के बहुत ज़्यादा चांसेस यूनिट्स का अक्सर लोगों को रहता है कि पिछली बार का यूनिट मेरा कुछ और था, जो इस समय का जो यूनिट है वो अलग है। कौन सा रेट चल रहा है एट प्रेजेंट, कौन सा रेट चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने एक पार्ट तो किया कि उसको जो बिजली भुगतान की सुविधा थी उसको सबको ऑनलाइन किया। जी, ये बहुत ही कार्य कहने के कहूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति यहाँ नहीं होता है, स्पेशल बिजली के बिल अगर उसको नोटिस आने शुरू हो जाते हैं कि कट जाएगी, वो कहीं भी बैठ के जो है अपने बिजली का भुगतान कर सकता है। कहीं भी वो बैठा हो। हमारी मोबाइल ऐप है, आप लोक मित्र केंद्र हैं जो जगह जगह स्थापित हैं, हमारी hpscb.site है। जो भी भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा पेमेंट ऑनलाइन सुविधाएं, तो वो सब हमारे पास हैं। आप कहीं भी किसी भी देश के कहीं कोने में हो, विदेश के किसी कोने में, बड़े आसानी से बिजली बिल है। दूसरी बात जो हमने शुरू की कि इस चीज में मैकेनिज्म ये लाया कि कई बार लोगों को बिजली बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने कनेक्शन भी ऑनलाइन किया। देयर इज नो नीड टू गो, बिल्कुल देयर इज नो नीड टू गो इन ऑफिस ऑफ रिलेटेड टू hpscb। आप घर बैठे कनेक्शन ले सकते हैं, घर बैठे कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरी बिजली नहीं है। इसके लिए हमने टोल फ्री नंबर 2 इजाद किए हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो ये तो हमने बात की कि ऑनलाइन बिल कैसे जमा करवा सकते हैं, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है? कभी रात के समय जो है वो बिजली चली जाए तो हम किसको परेशान करें और कैसे जो है अपनी कंप्लेंट को जो है वो रजिस्टर करें? पहले तो आपने परेशान का शब्द यूज किया, ये परेशान नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है अपने विद्युत उपभोक्ताओं की सेवा करना। तो उसके लिए हम रात के 2 बजे भी बिल्कुल मौजूद हैं और 2 हमारे टोल फ्री नंबर हैं। एक नंबर 1912 है और दूसरा 1800 180 80 60। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे देखने वाले दर्शक भी नोट कर लें। एक नंबर जो पहला नंबर है वो 1912 यानी 1912 और जो दूसरा नंबर है वो है 1800 180 80 60। ये थोड़ा सा लंबा नंबर है लेकिन 1912 बड़ा आसानी का नंबर है और ये 24 घंटे हमारा IVRS सुविधा से जुड़ा हुआ है। आप रात को लगता है आपको कहीं आपकी बिजली नहीं है, आपको लगता है कहीं आग लग गई है या बिजली की कोई सुरक्षा कारण है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मदद है तो आप इस पे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आधुनिक तकनीक में घर बैठे घर द्वार पे सुविधा प्रदान करनी है। तो हमारा जो विद्युत उपभोक्ता है या उसके जो घर वाले हैं वो कहीं ना जाएं, घर में बैठ के कनेक्शन लें, घर में बैठ के बिल लें, घर में बैठ के बिल दें और यदि कोई समस्या आती है तो उसको भी बिल और एक कदम और आके हम जो मीटर हैं उसको भी स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं। अनुराग जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बात की कि आपने हेल्पलाइन नंबर्स भी जो दे रखी हैं, किसी भी देश की अगर हम बात करें, हथियार से ज़्यादा जो ऊर्जा है वो पैदावार जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। तो उसके लिए आप लोगों को जागरूक किस तरह से करते हैं ताकि वो बिजली बचाएं और बिजली को जो है वो कम कंज्यूम करें, और जो बिजली का है और बिजली से कई तरह की जो है अनहोनी भी हो जाती है, उसके लिए जो है आप जनता को किस तरह से जागरूक करते हैं? देखिए, ये 2 आपके प्रश्न हैं। सबसे पहले तो जागरूकता है और आपने बड़ा सही कहा कि बिजली की जो बचत है वो बिजली का उत्पादन ही एक तरफ से है। यदि हम बिजली 1 यूनिट बचाते हैं तो एक यूनिट जो 1.25 यूनिट जो है हमारी बिजली जो है वो जनरेट मान लीजिए होती है, क्योंकि बिजली को अभी तक
पानी की तरह स्टोर करना संभव नहीं। तो इसलिए बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। तो और दूसरी ये बात है कि बहुत बात होती है, लोगों के बिल भी ज़्यादा आते हैं। और इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार हमारे ऐसा होता है कि हमारी यदि प्रदेश में समुचित मात्रा में उत्पादन हो रहा है तो हम लोग, और हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम बाहर बेचकर उससे जो है वो पैसा भी कमाते हैं। तो बिजली बचत का फायदा ये हुआ कि आपकी अपनी बिजली के बिलों में कमी आई और दूसरी ओर राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई। तो बिजली बचत बड़ा बहुत एक अच्छा मामला, और लोगों को जैसे हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जो आर्म इनकंसेंट बल्ब्स थे उसके बदले CFL के बल्ब लगाने का, अब CFL से भी आगे एक LED टेक्निक आई है। जो बल्ब जो हैं बहुत ही, यानी जो एक 100 वॉट का बल्ब है, आर्म इनकंसेंट बल्ब है, उसके मुकाबले में 7 वॉट का है, रोशनी भी उसकी अधिक है और वो भी है। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि LED बल्ब की हम बात करें तो LED बल्ब के द्वारा हम किस तरह से जो है वो बिजली को बचा सकते हैं? देखिए, मैंने बताया आपको कि जो 100 वॉट आप खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ 7 वॉट पे खर्च होगा। तो बाकी आप उसमें 10 बल्ब भी लगा सकते हैं कम से कम, और उधर आपका एक ही बल्ब लग रहा है। तो इससे उसकी बचत, और रोशनी बराबर है, रोशनी बराबर, ऐसा नहीं कि 100 वॉट की रोशनी है। 7 वॉट का जो आपका LED बल्ब है, एक सामान्य बल्ब है, वो आपको रोशनी भी बेहतर देगा और साथ में आपकी बचत भी। नई तकनीक है, नई तकनीक का। और दूसरा, आपने जो पहला आपका प्रश्न था कि जागरूकता किस माध्यम से, तो हम लोग अपने विद्युत उपभोक्ता को समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। हमने एक पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम चालू किया है बिजली बोर्ड ने, कि हम उसमें प्रिंट मीडिया में अपनी विज्ञापन देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें जैसे आज की जो वार्ता है ये भी उस विषय के अंतर्गत ही एक आता है कि हम लोग आपके साथ साथ जो है वो जनता को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से आप इन सुविधाओं का जो है वो एक फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग महिला मंडल में जाते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हमारे काफ़ी हैं, एनर्जी क्लब हम लोगों ने बनाए हैं। और इस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जुलाई महीने में हम तो विशेष तौर पे हमने एक अभियान शुरू किया है कि वो ट्राइबल एरिया में जाके हम लोग उन लोगों को समझाएं कि किस तरह से आप ऑनलाइन बिल कर सकते हैं, किस तरह से हमारी सुविधाएं हैं, किस तरह से आप बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, जो भी बिजली से संबंधित, जैसे आपने बचत की एक बड़ी बात की। तो इस तरह की बहुत से जानकारी के लिए हम लोगों ने हर स्कूल्स में, हम लोग मैक्सिमम स्कूल्स में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ टीचर्स भी हमारा बिजली उपभोक्ता है और बच्चे यदि बिजली से संबंधित जानकारी इसी लेवल पे लें तो जब एक वो नागरिक के रूप में आएंगे तो उन्हें वो जानकारी जो होगी वो मौजूद होगी। जी, जैसे हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, वो टफ टेरेन है, बरसात सर्दी जो है, बर्फ़ पड़ने का जो है वो सिलसिला लगा रहता है। तो उस समय क्या होता है, अक्सर जो है वो पोल गिरना और बिजली चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति उस समय गाड़ी में है और अचानक कहीं पोल गिर जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित कैसे करे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आजकल वैसे भी मौसम ख़राब चल रहा है और कई बार दुर्घटनावश तारें जो हैं वो किसी गाड़ी पे भी गिर जाती हैं और आदमी उतरने की कोशिश करता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय थोड़ा सा अर्थिंग का ख़तरा रहता है। तो यदि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि पोल गिर गया, तारें जो हैं और उसमें करंट है, वैसे तो ये टूट जाएं तो करंट उससे अलग हो जाता है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे दुर्भाग्यवश होता है कि वो करंट चालू रहता है, तो आप कार से ना उतरें, क्योंकि यदि कार से उतरेंगे तो आपको, क्योंकि जो अर्थ होगा वो अर्थ से करंट जो है उसको दौड़ा लेगा और वो जान का ख़तरा रहेगा। आप कार में ही बैठें और जैसे मैंने बताया कि टोल फ्री नंबर पे आप दूरभाष से संपर्क करें कि ऐसे ऐसी इस जगह पे मैं स्थित हूँ और उस जगह की लाइट जो है काट दी जाए जिससे कि वो बचाव हो सके। अर्थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है, अर्थिंग की बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं। आप देखते होंगे शिमला में भी कई बार देखते होंगे कि बड़े जो पिछले पुराने मकान हैं अंग्रेजों के, उसके ऊपर एक छड़ आप देखते होंगे कि ये तो हमने बात की जैसे पोल वगैरह गिर जाए तो ये हमने उसकी बात की। आजकल जो है आसमानी जो बिजली है उसका गिरने का बहुत ज़्यादा डर बिल्कुल है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है जानमान को जो है वो नुकसान होता है। ये आपने बड़ा गंभीर विषय उठाया है और उससे कैसे बचा जाए? जी पिछले 2-4 सालों में ऐसी घटनाएं हिमाचल वर्ष में भी हुई है, हिमाचल प्रदेश में भी हुई है। पिछले वर्ष की और उससे पिछले वर्ष की भी घटनाएं हैं कि बरसात के मौसम में आसमानी बिजली गिरने से लोग हताहत भी हुए हैं।
तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल में भी ऐसा एरिया रहता है जहां की आकाशीय बिजली से नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए इसमें और यदि आप देश स्तर पर लें तो जब ये बात निकली है तो मैं आपको बता दूं झारखंड की राजधानी रांची के साथ एक गांव है जिसका नाम ब्रजमार है, और यहाँ इस मौसम में करीब 500 बार बिजली गिरती है। और देश में हर वर्ष मेरे अनुमान के अनुसार 2500 लोगों की जान जो है वो आकाशीय बिजली से ही होती है। ये कारण है, तो इसके बारे में हमें बड़ा सचेत रहना है। तो उधर भी ब्रिजमार जिस गांव का मैंने नाम लिया, वहाँ अर्थिंग अरेस्टर लगाए जा रहे हैं, काफ़ी बचाव हो चुका है, अब घटनाओं में कमी आई है। तो मैं तो आजकल क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो मैं तो ये सुझाव दूंगा कि जैसे ही आकाशीय बिजली चमकती है तो आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा एहतियात रखें, बिजली के स्विच के पास ना जाएं, तालाब के पास ना जाएं, वृक्ष के पास ना जाएं, क्योंकि जो ये आकाशीय बिजली है ये ऊंचा स्थान लेती है। इमारत की छत पे ना जाएं, घर की छत पे ना जाएं, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें। और एक इंटरनेशनल नियम है, एक नियम है, उसको 30-30 कहते हैं हम लोग, कि जब ऐसी आकाशीय बिजली गिरती है तो उस समय यदि आपको लगता है कि संभावना है तो 30 मिनट के लिए सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बंद कर दें, क्योंकि इससे ख़तरे की जो संभावना है बहुत हद तक कम हो जाती है। और मैंने जैसे कहा ऊंची इमारत पे ना जाएं, तालाब के पास ना जाएं, जैसे घर में आप एंटर करते हैं तो कीचड़ वाले जूते लेके ना जाएं, क्योंकि डैम्पनेस को ये एकदम से पकड़ती है। और अर्थिंग में यदि उसके संपर्क टूटने का कारण ना हो, वैसे तो मैंने पहले ही कहा कि हर नए घर में अब अर्थिंग जो है बहुत कंपलसरी है। आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कि घर में कई बार नल में करंट आ जाता है, कई बार आपका बिजली का बिल आना शुरू होता है जबकि आप बिजली के इक्विपमेंट नहीं, वो उसमें हम लोग मानते हैं कि वो बिजली की लीकेज उसमें है। जैसे करंट आने का कारण, नल में करंट आने का कारण बहुत खतरे का है। यदि उसमें करंट आ रहा है तो तुरंत सारे इक्विपमेंट बंद कर दें, क्योंकि वो करंट कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। और यदि कोई वेट आप यूज़ करते हैं या नहाते हैं तो उस समय, और वैसे इसका जो थोड़ा सा मैं रोचक ये साइन है कि जब आपको इस माध्यम से करंट है तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी झुनझुन सी आने लगेगी। तो इस समय आप क्या करें कि बैठ जाएं किसी ऊंचे स्थान पर और जमीन का संपर्क कम से कम करें। ये जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे तो फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे है तो आप बिस्तर पे खड़े हो सकते हैं, और अपने दोनों पाँव जो है वो इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये जो आकाशीय बिजली है, थंडरिंग है, ये कहीं ना कहीं आपको बिजली का जो संपर्क है उसको काटना पड़ेगा। और यदि अर्थ हो जाती है, उसको संपर्क मिल जाता है तो वो करंट नेचुरली और उसमें ख़तरे की जो संभावना है बहुत अधिक रहती है। अनुराग जी, आपने हमें बहुत अच्छा बताया। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि अक्सर देखा गया है कि जब आकाशीय बिजली गिरती है तो बच्चे जो है वो बाहर देखने जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये जो है ये खतरनाक हो सकती है, और इससे बचाव रखना और बच्चों को इस चीज़ से अंदर रखना और दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जिस तरह से कि अक्सर सर्दियों में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, अक्सर सर्दियों में देखते हैं जो कम वोल्टेज है वो आम जन के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन जाती है। तो आप उसको कैसे, उस जगह को जिस तरह पे जो है कम वोल्टेज की जो समस्या है उसको किस तरह से दूर करते हैं? देखिए, इसके मैं 2 कारण मानता हूँ। कम वोल्टेज, इसमें बहुत बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कई बार हमारे जो तकनीकी कारण हैं वो भी एक इसका हिस्सा है। यानी जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ भौगोलिक स्थिति बड़ी टफ है, लंबी स्पैन्स हैं, लंबी तारें हैं, 2 पोल के बीच में कह सकते हो आप, या 2 सब स्टेशन के बीच में हो सकते हैं, और जितनी ज़्यादा जो तारें होगी उससे उतनी ज़्यादा लंबी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इसको जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले वर्ष भी एक योजना चलाई थी जिसमें कि कम वोल्टेज वाले स्थानों को चिन्हित किया गया था। उनको चिन्हित करके उनकी वहाँ पर जैसे ऑगमेंटेशन बोलते हैं हम, ट्रांसफार्मर की ऑगमेंटेशन, उसका संवर्धन किया था। लेकिन एक कारण मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो वोल्टेज कई बार कम करने का कारण वहाँ हमारा जो लोड है वो भी स्पष्ट नहीं है। होता क्या है कि जो मकान मान लीजिए 82 में बना है, उसने 3 या 4 किलोवाट लोड लिया है और उसके बाद वो 6 मंजिला घर खड़ा कर लेता है, लेकिन लोड रिवाइज नहीं करता। तो वोल्टेज का ये कारण है कि अनऑथोराइज्ड लोड जो है, प्रैक्टिकल लोड
आप यदि ट्रांसफार्मर में देखें तो बहुत अधिक है, लेकिन हमारी कागजों में जो लोड है बहुत कम है। तो मैं इस माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि जिन लोगों का भी लोड बढ़ा है वो तुरंत एसडीओ के ऑफिस में जाके अपने जो लोड है उसको रिवाइज करवाएं, क्योंकि यदि लोड रिवाइज होगा उसी के आधार पर हम आपको ट्रांसफार्मर उस कैपेसिटी का दे सकेंगे और इससे कम वोल्टेज की जो समस्या है वो बिल्कुल ही नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। अक्सर जो है बात करते हैं कि जो आग लगने के जो मुख्य कारण होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो उन शॉर्ट सर्किट को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे जो है प्रिकॉशन जो है वो लोग ले सकते हैं? देखिए, जनरली शॉर्ट सर्किट का जो कारण कहा जाता है कि बिजली के कारण से लगती है, उसमें पुरानी वायरिंग हो सकती है। मैंने जैसे पहले कहा अर्थिंग नहीं की हो, इससे भी बहुत होता। आप देखते हैं कई बार अक्सर हम सुनने में आते हैं कि जी फलां का टीवी जल गया, फलां का कोई इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसका कारण भी अर्थिंग का ना होना है। और दूसरा, समय समय पर आप अपनी वायरिंग भी चेंज कराते रहें। बल्कि एक आम जानकारी के अनुसार हर घर में जो है वो एवरी इंटरवल्स ऑफ 7 ईयर्स जो है वो वायरिंग चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड वायरिंग होगी और लोड अत्यधिक होगा। मैंने कहा जैसे लोड अत्यधिक होता है उससे शॉर्ट सर्किट के जो खतरे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। अनुराग प्राशर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहती हूँ कि बिजली आपूर्ति और उसके बचत से रिलेटेड जो है कुछ लोगों को जो है अपना संदेश दे और कुछ सुझाव भी दे। जी बिल्कुल, बिजली बचत एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा विषय है और बिजली बचत के लिए आप जो है रोशनदान कार्य में करें, इसमें आप जो है वो LED बल्ब्स का प्रयोग करें। और आजकल BEE, ये यदि आप अपने इंटरनेट पे भी टाइप करेंगे तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये आपको बिजली बचाने के नए नए तरीके जो है वो बता। आपने देखा होगा आजकल दर्शकों के मार्केट में स्टार रेटिंग इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। उन स्टार्स का मतलब यही है, जितने अधिक स्टार्स होंगे वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल गैजेट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सफिशिएंट होगा, यानी बिजली की बचत बहुत करेगा। आपने देखा होगा इसमें टीवी है, जितने ज़्यादा स्टार होंगे, यदि वो वाला आप टीवी खरीदते हो, आप जाएं मार्केट में और वो ही मांग करें कि मुझे BEE मार्क वाला टीवी चाहिए, BEE मार्क वाला फ्रिज चाहिए, BEE मार्क वाला जो है वो एयर कंडीशन। जी, अनुराग प्राशर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसी भी देश की ताकत उसके हथियार नहीं बल्कि ऊर्जा की पैदावार होती है। आज मिलकर हम शपथ लेते हैं कि बिजली बचाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।